नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा जब आप देख रहे हैं, इसके बाद सिर्फ 29 घंटे हैं। हालांकि थंबनेल में आपको 30 घंटे दिख रहा होगा, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग की और फिर आप तक लाया, तो 29 घंटे हैं। 29 घंटे बाद अगर जो है सेखी चंद जो अमेरिका में बैठे हैं, सेखी बघाड़ने वाले, उन पर यकीन करें तो युद्ध में महाप्रलय आने वाला है। युद्ध में वो तबाही आएगी जो आज तक किसी युद्ध में नहीं आई होगी। पूरे ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देगा ट्रंप। बताया है कि एक ही दिन में ब्रिज डे भी होगा और पावर स्टेशन डे भी होगा। मतलब पावर स्टेशन, ब्रिज, सब कुछ ईरान में खत्म कर देगा, उड़ा देगा। हालांकि ये गीदड़ भभकियां ट्रंप की पिछले 12 दिनों से चल रही हैं। 12 से 13 दिन हो गए। 13 दिन से वो लगातार इस युद्ध से भागने की फिराक में बार बार ईरान को धमका रहा है। लेकिन ईरान है कि बार बार ट्रंप की गिरेबान पकड़ करके युद्ध में घसीट करके ला रहा है। युद्ध से बाहर जाने का कोई मौका नहीं दे रहा है। बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्राध्यक्ष की जुबान की कुछ मर्यादाएं होती हैं, शब्दों की मर्यादाएं होती हैं। युद्ध का फ्रस्ट्रेशन कितना है 37 दिनों में, अब गाली गलौज पर उतर आया है ट्रंप। लेकिन इस गाली गलौज का जवाब जो ईरान की तरफ से आ रहा है वो और जोरदार है। वो गालियां नहीं दे रहे हैं, वो दुत्कार रहे हैं, वो भगा दे रहे हैं, वो ऑफर को फाड़ करके डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप जब कह रहा है कि 48 घंटे में होर्मुज खोलो नहीं तो तबाही मचा देंगे, तो ईरान का एक जवाब आप सुनेंगे तो आप भी बिना हंसे नहीं रोक पाएंगे खुद को। ईरान की तरफ से जवाब आया कि चाबी खो गई है होर्मुज की। अब बताइए, इस गंभीरता में जब ट्रंप लग रहा है कि पूरे ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देगा, ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, तो ईरान बोल रहा है कि होर्मुज नहीं खोल पाएंगे, सॉरी, चाबी खो गई है, चाबी गुम गई होर्मुज की। ये हालत है। इससे ज्यादा बेबस, लाचार शायद ही कभी अमेरिका देखा गया। हालांकि खिल्ली उड़ाने के साथ साथ ईरान ने कुछ गंभीर चेतावनी भी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने कहा है कि 9 देश जो खाड़ी में है, मिडिल ईस्ट में है, ये सारे जल करके खाक हो जाएंगे, राख में तब्दील हो जाएंगे। अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रा पर आपने हमले किए और तबाही मचाई, तो कोई नहीं बचेगा। ईरान, इजराइल, सऊदी, ईरान तो मान लिया तबाह होगा ही। इजराइल, सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, इराक, कुवैत, ये कोई नहीं बचेंगे। जॉर्डन, सब तबाह होंगे। तो 9 देशों की तबाही की पटकथा लिखेंगे क्या ट्रंप? ये ट्रंप ईरान की बर्बादी की नहीं पटकथा लिखेंगे क्या? 9 देशों की बर्बादी की पटकथा लिखेंगे। और एक उसके अलावा जो ईरान ने शर्त रखी है, उस पर भी मिड डे मुद्दा में जरूर चर्चा करेंगे। इतने आज विषय हैं मिड डे मुद्दा में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ईरान ने युद्ध को लेकर के एक शर्त रखी है, आईआरजीसी ने रखी है। वो शर्त क्या भारत के भी गले की फांस बनेगी? क्या भारत भी उसमें फंस जाएगा? तो भाव को ले आइए मिड डे मुद्दा में कल रात से लेके अब तक की सारी डेवलपमेंट है। स्वागत है भाऊ। भैया लाइए, हेडलाइन लाइए। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it, and we don't. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. यहीं से ये क्यों हमने कहा कि हेडलाइन दिखाइए, यहीं से पूरी खबर की नींव पड़ी है। ट्रंप ने क्या कहा, ये बुधवार का है, आज हम सोमवार में चर्चा कर रहे हैं। बुधवार यानी 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, होर्मुज से हमारा तेल नहीं आता है, होर्मुज जिनके लिए जरूरी है वो खुलवाएं, अब हमारा लेना देना होर्मुज से नहीं है। अब क्या कह रहा है इस आदमी पे, देखिए कैसे दुनिया में कोई भी कैसे भरोसा करेगा। अब लाइए हेडलाइंस जो आज की ताजा खबरें हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ट्रंप की डेडलाइन से दुनिया भर में हड़कंप।
बढ़ सकती है तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर? अगला, आगे चलिए। पागलों सुधर जाओ, मंगलवार को एनर्जी प्लांट और ब्रिज डे, ट्रंप ने ईरान को दी नरक जैसी सजा की धमकी। ये पागलों सुधर जाओ तो इतने लिखा है, गालियां भी उसमें हैं। अभी रहेगा तेल संकट, ईरान ने रखी होर्मुज खोलने की एक शर्त, भारत पर होगा बड़ा असर। ये बड़ा असर भारत पर है, उस पर चर्चा करेंगे अलग से। चलिए आगे बढ़िए। पूरे ईरान को उड़ा देंगे, ट्रंप ने दी मंगलवार तक की डेडलाइन। क्या है, क्या यह है वॉर क्राइम? ये वॉर क्राइम है कि नहीं है, इस पर भी आगे चर्चा होगी। आगे चलिए। मंगलवार रात 8 बजे तक ईरान की तबाही का समय तय, ट्रंप के दावे से बढ़ा तनाव। मंगलवार रात 8 बजे, यानी अब से मुश्किल से 29 घंटे का वक्त बचा है। अब आगे चलिए जरा, ये देखिए, ये उसका मैसेज है, और बिना कोई ब्लर किए हुए, जब दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति लिख रहा है तो हम क्यों ब्लर करने के चक्कर में पड़े। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, all wrapped up in one. In Iran there will be nothing like it. Open the, अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस आप पढ़ लीजिए। स्ट्रेट, you crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch. Praise be to Allah, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इसमें आप देखिए, जो है तीसरी लाइन से चौथी लाइन केवल गालियां भरी हुई। ये क्या लग रहा है कि कोई राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता? कोई बताए किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष? ये हमारे 56 इंच वाले का दोस्त है। कोई राष्ट्राध्यक्ष जो इसको दोस्त कहे, उसे भी शर्म आनी चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है किसी भी देश के बारे में। ऐसे व्यक्ति से, मतलब जब तक ये व्हाइट हाउस में रहे, रिलेशन नहीं रखना चाहिए। भले फॉरेन पॉलिसी पर एक बार बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़े। ये बास्टर्ड और ये क्या क्या ओपन द, ये क्या लैंग्वेज है इसकी? आगे चलिए। ये पोस्ट है, इसके बाद इसने बात की, जो है एक्सियास ने जो रिपोर्ट दी है, इसने फॉक्स न्यूज से बात की। उसमें क्या कहा, ट्रम्प टू एक्सियास और फॉक्स दोनों से बात किया। ईरान डील पॉसिबल बाय ट्यूसडे, मंगलवार तक ईरान की डील हो जाएगी, पॉसिबल है। अदरवाइज आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग, नहीं तो मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, सब कुछ उड़ा दूंगा। ये भी राष्ट्राध्यक्ष की भाषा है क्या? ये तो एक आतंकी की भाषा है। सब कुछ उड़ा दोगे, तुम कौन हो सब कुछ उड़ा दोगे? दुनिया मौन है तो फिर ये दुनिया भी बुजदिल है। आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। इंसान रहते हैं, इंसान के रहने की सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सब उड़ा दोगे तुम। ये युद्ध अपराध जो अभी उसमें आया था कि क्या ये युद्ध अपराध है, ये युद्ध अपराध नहीं, ये नरसंहार में अगर ये करता है तो नरसंहार में गिना जाएगा, और नरसंहार करने वालों का भी दुनिया में संहार होना चाहिए। चलिए आगे चलिए, नरसंहार से बड़ा कोई अपराध नहीं है। धमकी, ट्रंप की धमकी के बाद कच्चे तेल में फिर उबाल, ओपेक ने भी बढ़ा दी दुनिया की टेंशन। $111 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। कच्चा तेल, ट्रंप की धमकी के बाद कच्चे तेल में आज फिर आई तेजी। पिछले सत्र में ब्रेंट 8% और WTI 11% उछला था। ओपेक प्लस देशों ने उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई, लेकिन कहा कि ग्लोबल सप्लाई रह सकती है बाधित। एनर्जी फैसिलिटीज को रिपेयर करने में लगेगा लंबा समय। यानी आप अगर, मतलब ये कोशिश भी करे ओपेक की प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो भी उस सप्लाई चेन में आना उसका मुश्किल है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो बाधित है। और जो शर्त रखी है ईरान ने, वो शर्त है कि किसी भी कीमत पर होर्मुज तभी खुलेगा जब हमारी क्षतिपूर्ति की जाएगी। यानी होर्मुज आगे भी बाधित रहेगा, और भारत अब उस कंडीशन में पहुंच चुका है जहां पर स्थितियां, बस आप समझ लीजिए कि चुनाव खत्म होते होते फट जाएंगी। सिर्फ चुनाव है तो चुनाव के लिए तो मोदी जी कुछ भी करेंगे। अब यहीं पर एक बार हम होल्ड करेंगे पहले सवाल के लिए, इसके बाद
ईरान का जवाब भी दिखाएंगे। अभी तो ट्रंप की बदतमीजी गाली गलौज पर चर्चा कर लें, फिर जवाब पर आएंगे। भाऊ, ये ट्रंप, मुंबई अगर आप जाते होंगे, मुंबई में बहुत छिछोरे गली गली में उस टाइप के छोटे भाई, बड़े भाई, मझले भाई, भाई लोग बहुत घूमते हैं, छिछोरे टाइप के भी। कोई वहां डरफुटिया, कोई कुछ है। उसी टाइप का तो ये भी लग रहा है। ये मुंबई की चाल से निकला हुआ कोई, मतलब मोबाइल भाई, टेम्पो भाई ऐसे होते हैं ना भाई, उसी टाइप का ट्रंप भाई लग रहा है। मुंबई के छिछोरे भाई भी यदि एक बार बोल देते हैं तो वो कर देते हैं, चाहे नुकसान हो या फायदा, या फिर जाके हाथ पैर जोड़ देते हैं कि भाई मैं तुझको ज्वाइन कर लेता हूं, तू मेरा बड़ा बाप, तेरे अंडर काम करूंगा। सीधी बात ये होती है। जब इसने बोला था कि हम हमला करेंगे, ये देखिए बोखलाहट कहां से आ गई। इनने अपना पायलट छुड़वाया, यानी एक अधिकारी अपना उठा लिया वहां से, और अपनी बहुत बड़ी विजय, और हम कितने सुप्रीम मसीह है इसलिए बहुत बड़ा उसने क्रेडिट लेने का प्रयास किया, और अमेरिका में जो अपनी रेटिंग है उसको सुधारने का प्रयास किया। वो ट्रूथ आप देख लीजिए कितना बड़ा उसने सोशल ट्रूथ पे कितना बड़ा लिखा था कि अमेरिका की मीडिया ऐसी, और 24 घंटे कैसे हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसमें से सारी हवा निकाल दी ईरान ने, जब दूसरे दिन उन्होंने मलबा दिखाया कि 2 चॉपर और एक 130 हमने गिराया है तुम्हारा। 2 विमान गिराए हैं भैया, और एक आदमी उठाने के चक्कर में 5 आदमी खोए हुआ आपने। इसके मैसेज आने के बाद वॉशिंगटन चुप है, पेंटागन चुप है, व्हाइट हाउस सदमे में आ गया, कोई रिएक्शन नहीं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर जरूर दी कि ये अपने खुद ही उड़ा दिया उन्होंने अपना प्लेन, तो 5 लोग कैसे मरे? चॉपर गिरी, उसका क्या? वो तो मलबा दिखता है ना नीचे, इन्होंने तो मलबा दिखा दिया। अब उससे बोखलाहट जो है, उस बोखलाहट की परिणति है कि जो बास्टर्ड जैसा शब्द यूज किया, जिसको अपन वेश्या पुत्र कह सकते हैं, एक उन्होंने जो उसका जो हिंदी जो तर्जुमा है वो माना जाता है। तो इतने लो लेवल पे, और उसकी जो भाषा है इतनी टपोरी भाषा है, वो बोखलाहट है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसका ये मिशन, रेस्क्यू मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। आज मैं सुबह अखबार देख रहा हूं, आधे आधे पेज रंगे हुए हैं अखबार के हमारे यहाँ के, कि कैसा मिशन निकला और कैसा किया, क्या किया। 5 लोग उनके मरे कोई नहीं दिख रहा है। 1-2 लोगों ने मलबे का फोटो जरूर दिखाया, लेकिन छोटी न्यूज दिखाई कि ईरान ने भी दावा किया। तो उससे जो बोखलाहट है, उसने कहा कि अब मैं सब सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारा। और उसकी जो भाषा है, वो भाषा किसी भी राष्ट्रपति की नहीं हो सकती, किसी भी संयमित इंसान की नहीं हो सकती। छोड़िए उस बात को, राष्ट्रपति जो गोलगप्पे का ठेला लगाता होगा या जो साइकिल रिक्शा चलाता होगा, वो भी इतनी छिछोरी बात नहीं करेगा जो इसने की। ये इसका फ्रस्ट्रेशन है। और जब इसने कहा कि 48 घंटे का टाइम दिया, और उस 48 घंटे का जो मजाक उड़ाया है ईरान ने, शायद व्हाइट हाउस में अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ जो जोकर बन के आज पूरा दुनिया उस पर हंस रही है। आज सुबह की खबर और देखिए, उसने कहा कि अब मैं एक्सटेंड करता हूं मेरे 48 घंटे को। क्यों करना पड़ रहा है एक्सटेंड? क्योंकि आपके धमकी में से हवा निकल गई। आप एक आदमी उठाने के लिए गए, 5 आदमी खो दिए। एक प्लेन गिरा, इसके एवज में अपने 2 प्लेन 2 चॉपर और गिरवाए आपने। आप किसी मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री को आपने जो वादा किया था $2 ट्रिलियन लेके, उनसे कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। आपने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आप अमेरिकन कंपनीज का वो नहीं कर पाए। आपने पहली बार अमेरिकन नेवी को बेइज्जत करवाया जब अमेरिकन नेवी ने मार खाई। तो ये सारी जो चीजें है, F-35, ये सारा जो अब ये फ्रस्ट्रेशन है। आपका पहला फ्रस्ट्रेशन क्या निकला? आपका जो अंदर का गुबार था वो आपने अधिकारियों को लेकर ट्रांसफर कर दिया। ये अक्सर देखता हूं मैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, पॉलिटिक्स में होता है। जब कोई आदमी फेल हो जाता है तो अधिकारियों को ट्रांसफर कर देता है। जब कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाती है तो वो ऑफिसर बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मालिक कभी अपनी नीतियां चेक नहीं करता कि बेसिकली मेरी नीति ही गलत है, मुझे इसमें इनकारबोरेट करना पड़ा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कंपनी
जब लॉस में जाती है तो लोगों को लेके बैठते हैं कि सब मिलकर तय करें कि हमारी गलतियां क्या हुई। यहाँ ये गलती तो करता नहीं ना। कुछ लोग हैं देश में जो सोचते हैं विश्व में कि वो गलती करते ही नहीं, उसमें ट्रंप है, उसमें नरेंद्र मोदी जी है, उनको लगता है वो कभी जीवन में गलती ही नहीं करते, इसलिए गलती के बाद और बड़ी गलती करते जाते हैं और देश को गर्त में लेके जाते हैं। आज उसका जो सोशल मीडिया पे पूरे विश्व ने उसको जो लैंग्वेज है उसकी, छिछोरा तो था ही ये। जब किसी ने कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई तो बोले अरे उसके पत्नी ने बहुत मारा उसको, अभी जबड़ा सूझा है उसका, अब वो क्या बात करेगा बेचारा। ये सऊदी बात होती है। सऊदी के प्रिंस सऊदी को के क्या प्रिंस को बोला, बोला मेरा लेकिन पिछवाड़ा भाई मतलब ये बात होती है। आप किसी की बात करोगे, आप क्या है आपके पास? ये वही जो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन में हाइब्रिड बच्चा और दुधारू गाय, जर्सी गाय, और जो शब्द यूज किए जाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये क्या है? ये आपका पारिवारिक अपब्रिंग दिखता है। ये बताता है कि आपके संस्कार अपने माँ बाप ने कैसे दिए हैं, ये जो भाषा आप उपयोग में लाते हो। आप अपनी बेहूदगी नहीं प्रदर्शित कर रहे हो, अपने माँ बाप को गाली दिलवा रहे हो लोगों से। ये कैसे बेहुदा लोगों ने ये किया। उस ट्वीट को पढ़ नहीं सकते आशीष हम, वो गाली भी हमको बतानी पड़ी क्योंकि उसको हिंदी का ट्रांसलेशन करना था कि उस गाली के मायने क्या है। कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां पे उस व्हाइट हाउस ने क्या क्या नहीं दिया, अब्राहम लिंकन से लेके मतलब एक से एक ओबामा, जो लेटेस्ट देखा, जो हमने सारे देश में देखा होगा, क्या पढ़े लिखे लोग हैं कि जिनको भाषण देने के लिए आज भी बुलाया जाता है और पैसा दिया जाता है कि सर पैसा देंगे लेकिन आप भाषण करके आओ। एक बोलने का एक तरीका होता है। ये टपुरी है बोलने वाला, गाली गलौज करके बात करेगा। यहां पे भी टपुरियों की कमी नहीं है, दीदी को समुद्र में डुबा देंगे, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र खींच के दूसरे को दे दिया जाएगा। ये क्या है? ये रोड मैप है आपके राजनीतिक दल के, ये विचारधारा है आपकी। ये सपने दिखा रहे हो आप डरा रहे हो। ट्रंप भी डरा डरा के, नेतन्याहू ने सबको, पूरे विश्व को झोंक दिया डरा के, ईरान करेगा, ईरान करेगा। ये जो डर की राजनीति है ना, ये विकास की राजनीति नहीं हो सकती। जब आपको डराया जाता है कि ममता आएगी तो ऐसा होगा, स्टैलिन आएगी तो ऐसा होगा, लालू आएगा तो ऐसा होगा, कांग्रेस आएगी तो ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हमको लाभ, लेकिन हम आएंगे तो क्या करेंगे? जितना उससे भी बड़ा दलदल, जितना उससे सारे भी मिलकर बड़ा, नाश नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, सारे उतना मिलकर अकेले हम- जितने नाश नहीं किया हुआ मैं अकेले करूंगा। यही हुआ 11 साल में। 50 लाख से 200 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा चला गया, जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, 60 महीने में कर पाया कि दिखाया इस आदमी ने। तो ये पूरे विश्व का है। तो ये जो छिछोरेपन की नेतागिरी हर जगह, नेतन्याहू उतना ही छितोरा है, वो भी ऐसे ही। ये जिस दिन पद से उतरेगा, आपने सही कहा, मैंने उसके बाद कई वेबसाइट पे देखा, इजराइल के भी ये जेल जाएगा, अपने अपने देश में जेल जाएगा, छोड़िए अंतरराष्ट्रीय हाँ, कोर्ट। तो ये भाषा बताती है उसका फ्रस्ट्रेशन है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, नरेंद्र हिरवानी एक बहुत बड़े क्रिकेटर है। आप बहुत क्रिकेट, आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो नरेंद्र हिरवानी ये इंदौर के हैं, और संयोग से जब हम इंदौर में पढ़ रहे थे तो हॉस्टल में ये बेचारा आता था, बच्चा था, ये आता था, प्रणाम भैया प्रणाम, मतलब बहुत। तो एक दिन जब ये बड़ा सुपरस्टार बन गया और जब मिला तो हमने कहा कि यार, कई बार हमको बड़ा कोप्त होता है, तुम्हारे पहले बॉल मारते हो तो वो छक्का लगाता है, दूसरे बॉल पे चौका लगाता है, सारे देश हो करता है और तुम हंसते हो। तो बोले हम भैया हंसते इसलिए है कि हम पहले बॉल पे छक्का मार के उसको पहले कब्जे में लेते हैं, दूसरा बॉल और देते हैं चौके के लिए, और बोले बिल्कुल उसको लगता है कि बस नरेंद्र हिरवानी बस अब रसगुल्ला हो गया। और तीसरा बॉल ऐसा डालते हैं, आप हमारे बॉलिंग का पैटर्न देखिए, तीसरे या चौथे में हम विकेट लेते हैं। तो ईरान तो इसको और फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो ये और गलती करेगा, एक गलती और करेगा, ये ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपनी आर्मी उतारेगा और गाजर मूली जैसा कटवाएगा।
फ्रस्ट्रेशन, ये वाकई कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है। क्योंकि इसकी फ्रस्ट्रेशन। अच्छा क्या हो रहा है कि जो नए पेंटागन में लोग आए हैं वो भी प्रोफेशनल है आशीष। आप वो अमेरिका है, वो भारत नहीं है कि नेताजी ने जो बोला बस नेताजी की पैर चाटने का मतलब आपको ज्ञानेश कुमार वहां नहीं मिलेंगे। अधिकारियों में लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं कि नहीं वो हमको नहीं पता पड़ रहा, दे रिजाइन। देखिए वहां पे सिक्योरिटी के इंटरनल सिक्योरिटी के आदमी ने रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि नहीं ये मैं सोच ही नहीं सकता भाई तुम्हारी ये बात। लोग रिजाइन करते हैं, वहां नहीं है ज्ञानेश कुमार की। तो उन लोगों ने भी बोला होगा कि ये जो आप 48 घंटे का देते हो इट इज नॉट पॉसिबल। भले आर्मी चीफ आपने बदल दिया, नया चीफ भी तो प्रोफेशनल ही है, वो भी तो भाई कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लिया ही हुआ है। नहीं अब नहीं, इन्होंने नया कहा कि नहीं हम और कर देंगे, हम और नहीं, कर देंगे। चीफ भाऊ, चीफ चीफ के बारे में मत कहिए। चीफ जब बदले जाते हैं तो चीफ के बजाय चीफ बैठाए जाते हैं, ये नहीं सब जगह है। जो है, जो मैं जिसको अब अभी बिठाया गया है, मैं बता दूं, जो जिसको बिठाया वेट गया है वो डिफेंस मिनिस्टर का, आशीष, डिफेंस मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट है। अटैची मैंने क्या उठाता है, दिक्कत नहीं 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 उठाता है। अच्छा, नहीं मैंने उसका डिटेल चेक किए है। हाँ जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति का एडीसी होता है, राष्ट्रपति हाँ। का एडीसी राष्ट्रपति की अटैची उठाता है, लेकिन वो आर्मी का कैप्टन या मेजर होता है, हम्म वो डेकोरेटेड ऑफिसर होता है। जब वापस जाता है तो वो और अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है। तो ये कोई सिविलियन नहीं था, एक मिनट, ये सिविलियन नहीं था। तो अभी भी वहां के कई वेबसाइट से दे रहे हैं कि पेंटागन इज इवन नॉट टुडे रेडी टू गो फॉर अ लैंड वॉर। अभी भी नहीं है पेंटागन तैयार, यही हवाबाजी कर रहा है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी उसने जो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी वो इसी डर के बारे कर दी कि कोई साथ देने को तैयार नहीं, आर्मी भी साथ देने को तैयार नहीं है। भाऊ, पेंटागन मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअल्स दिखाऊंगा, वहां पर एयरफोर्स के अफसरों को हथकड़ी लगाई गई है और बाकायदे हाँ, ऑडियो के साथ वीडियो है। हथकड़ी लगाई गई है। पेंटागन और रिपोर्ट क्या करती हैं, और डेकोरेटेड ऑफिसर सब होते हैं, भारत में भी बहुत डेकोरेटेड है, लेकिन जब ऐसा आदमी ट्रंप मोदी जैसा आदमी बैठता है तो सारा डेकोरेशन बिगाड़ देता है। नहीं तो फिर अभी डेकोरेटेड तक ऑफिसर तो ज्ञानेश कुमार जैसे लोग आशीष भी जी, डेकोरेटेड ऑफिसर होते अभी हैं, तक जयशंकर तो भी परमाणु अभी डेकोरेटेड तक थे। तो परमाणु बम गिर जाना चाहिए था ईरान पे। डेकोरेटेड की डेकोरेटेड नहीं मैंने ऑफिसर क्या हो कहा, करके यदि आगे इतना कितना पागल डेकोरेशन होगा, ये बड़ा आशीष सवाल है। जी आशीष जी इतना पागलपन यदि है तो फिर अभी तक एटम बम गिर जाना चाहिए था ईरान पे, क्योंकि वो पगलापन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, ईरान ईरान में परमाणु बम, ये भी पागलपन में भी ये देखना है ना कि कहां तक उलझोगे। आप आर्मी उतारोगे, आर्मी उतार करके थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं इनवाइट करोगे भाऊ आप, लेकिन परमाणु बम से आप थर्ड वर्ल्ड वॉर इनवाइट करोगे। पागलपन की भी लिमिट है। पागलपन, पागल नहीं कोई नहीं है। न नहीं ट्रंप नहीं, पागल है, न मोदी पागल है। मैंने न, क्या न कहा, मैं, नहीं हाँ, तो फिर इसमें इसमें आपको क्या लगता है फिर ट्रम्प क्या करेगा, वापस चला जाएगा? हम क्या बात, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि यहां वापस जाने की नहीं बात है। जैसे पेंटागन नहीं तैयार है, सीआईए भी तो नहीं तैयार थी। तुलसी नहीं गेबार्ड ने नहीं कांग्रेस में कहा कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं तैयार थी, सबने नहीं इनपुट है, दिया था कि बच जाओ युद्ध में। मैंने आया वही नहीं तो युद्ध कहा, में, अभी आया मैंने नहीं वही युद्ध तो में। कहा। अभी कांग्रेस से बजट नहीं मिला है, पॉइंट नंबर हम्म, 1, कांग्रेस से पूरा हम्म, बजट नहीं मिला है। कांग्रेस ने अभी बजट सैंक्शन नहीं किया, इनको जो 2 अरब चाहिए। ठीक है, आर्म्स और एम्यूनिशन की कितनी कमी है ये लगातार रिपोर्ट्स आप देख ही रहे हैं। ये बस फ्रस्ट्रेशन में रोज नए नए धमकियां दे रहा है, नया नया ये कर रहा है। और ये बात यदि हम जानते हैं तो ईरान भी जानता है। ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ, ईरान ने पिछले 20 साल में युद्ध की ही तैयारी की है। ईरान पूरे जखीरे के साथ बैठा है, पूरे ताकत के साथ बैठा है। अब ईरान रिटेलिएट कितना करेगा, क्या करेगा? ईरान तो बर्बाद हो ही चुका है, और क्या ईरान को बर्बाद करोगे? और आपने कहा कि ठीक है फिर ईरान भी आपको बर्बाद करेगा। आपके वजह से जो बाकी खाड़ी देशों के जो देश है उनका भयानक प्रेशर है कि भाई साहब इसको कहीं ना कहीं एंड करो, क्योंकि आप वहां पे हमला करते हो, हमले हम पे होते हैं, हमारे हमले को बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ लगातार प्रेशर हो गया। वहां कारपोरेट सेक्टर अलग एक प्रेशर बनाए रखा हुआ है, यहाँ नेतन्याहू अलग प्रेशर बना के रखा हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ईरान को खत्म करने का एक आखिरी चांस है। लेकिन ईरान खत्म होने वाला नहीं है। ईरान की ताकत कितनी है ये ना अमेरिका समझ पाया, ना कोई और समझ पाया। अब कई लोग कहते हैं कि ये किसी ने आज किसी पोर्टल ने जो युद्ध पे काम करता है उसने कहा कि ईरान के जो ड्रोन्स है या ईरान की जो मिसाइल है इसमें कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी की झलक दिखती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी कुछ
उसमें दिखाई देती है मिसाइल्स में। आगे एक दूसरा एक्सपर्ट कहता है। तो बोले इसका मतलब है R&D बहुत स्ट्रांग है ईरान का, जो किसी वर्ल्ड के किसी दुनिया ने कभी इसके तरफ देखा ही नहीं, ये R&D कितना कर रहे हैं। और उस R&D में मिसाइल की वो टेक्नोलॉजी उनके पास है जो शायद विश्व के किसी बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। उनके ड्रोन की टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा ड्रोन की टेक्नोलॉजी आपको चाइनीज है, आपको टर्कीज है, लेकिन उससे भी उन्नत है, उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी। जब ड्रोन जिस हिसाब से हमला कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं R&D बहुत स्ट्रांग है ईरान का। ईरान का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ईरान में रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स पे बहुत काम होता है। ये बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। तो ट्रम्प की बौखलाहट ये है कि वो ईरान से मार खा रहा है, अपने देश में बता नहीं पा रहा है। लेकिन जब बातें सामने आती है तो अमेरिका है, अमेरिका में तो कोई छुपी चीज नहीं रहती। जब हमारे पास चीजें आ जाती है तो अमेरिकन लोगों के पास नहीं आती होगी, ऐसा तो नहीं है। जब वो जवाब नहीं दे पाता तो ये फिर जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रिटेलिएशन के लिए ना आर्मी साथ दे रही है, ना नेवी साथ दे रही है, ना एयरपोर्ट साथ दे रही है। कितने अधिकारियों को अरेस्ट करोगे आप? वहां नेवी ने ऑलरेडी कह दिया, एक जगह तो ये भी रिपोर्ट दी थी आपने कि एक नेवी के जहाज पे खुद ही लोगों ने आग लगा दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि रिपेयर के नाम से यहाँ से निकल ले, क्योंकि वो भी युद्ध नहीं करना चाहते। और अमेरिका की नेवी, अमेरिका का जो युद्ध है, अमेरिका ने कहा कि हमने 8 साल 10 साल 12 साल 18 साल युद्ध लड़ा वियतनाम में, वो हिस्ट्री हो गई। उसके बाद के युद्ध अमेरिका ने कभी लंबे युद्ध नहीं लड़े हैं, छोटे छोटे युद्ध लड़े हैं। और ये युद्ध 1 महीना भी उनके गले पड़ गया, और 1 महीने के बाद और कितना और खींचेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। 18 और 16 साल भी कहना उसका, वो हाँ, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी भाषण है वैसे ही भाषण है। वॉर भी कई तरह के होते हैं, एक इंटेंसिव वॉर होता है और एक जो 18 साल का युद्ध लड़ा वो इंटेंसिव वॉर नहीं था। इंटेंसिव वॉर 18 साल। उसने 8 साल तो इराक का बताया। इराक का युद्ध तो हमको भी देखा, हमारे सामने हुआ है। तो इराक का युद्ध 8 साल हुआ नहीं, 8 साल से झगड़ा चल रहा था। युद्ध हुआ मात्र 1 महीना, 1 महीने के अंदर निपट गया सारा खेल। मतलब कब्जा तो कर लिया था, सद्दाम हुसैन को पकड़ने में टाइम लग गया। इराक में तो पूरा कब्जा हो ही गया था उनको, सद्दाम हाइडिंग में था, सद्दाम को ढूंढने में 15 दिन लग गए। उससे वो युद्ध तो 15 ही दिन का था, लेकिन इसने उसको 8 साल गिना। जब से झगड़ा चल रहा है तब से ढूंढा गया खाली, बस सर्च ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें, उसको इसने जोड़ दिया। मतलब वो भी जोड़ के आप 1 महीना पूरा नहीं होता, और आपने उसको 8 साल गिना दिया। क्योंकि जब से कोल्ड वॉर आपका चल रहा था, जब से उसने यूरो में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तब से आपने धमकियां देना शुरू कर दी। उस धमकी से गिना युद्ध आपने। वैसा फिर ईरान का युद्ध तो आप 20 साल से लड़ ही रहे हो। 20 क्यों, 47 साल से लड़ रहे हो। हाँ, 79 से लड़ रहे हो भाई, जब से खोमेनी आ गए, जब से खोमेनी आ गए, खेमेनी के पहले जब से खोमेनी आ गए, तब से आपने युद्ध शुरू किया। 79 से 47 साल हो गए। लेकिन सही मायने में युद्ध तो अभी 30 ही दिन हो गए, 35-36 दिन। तो जब आपको महिमा मंडित करना होता है तो बहुत सारी चीजें कहते हैं। हमने कहा ना, वहां बड़े मियाँ यहाँ छोटे मियाँ, कोई जब बार बार कंपेयर करते हैं हम, क्योंकि हमारी तरफ जब उसके बारे में जब सोचना शुरू करते और रिसर्च करते और देखते, एनालिसिस करते, तो हमको लगता है कि अरे दूर क्यों जाए, इसका तो एक प्रारूप इधर ही है, हम तो रोज झेल रहे उसको। चलिए ईरान का जवाब भी दिखाते हैं, लाइए भैया आगे बढ़िए। ट्रंप की धमकी पर ईरान की 2 टूक, होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए रख दिए शर्त, भारत की बढ़ेगी टेंशन। आगे चलिए। सब जलने वाला है, जीते जी नरक बना देंगे, ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गलीबाफ की चेतावनी। आगे चलिए। उन्होंने कहा कि तुम अगर हमला करोगे हमारे इंफ्रा पर तो सब जल जाएगा, जितना आसपास के देश हैं सब जल जाएंगे। ट्रंप के बदलते बयान, गाली गलौज की भाषा में धमकी, ईरान का करारा जवाब। आगे चलिए। होर्मुज कभी भी अपनी पुरानी हालत में नहीं लौटेगा, IRGC ने दी अमेरिका इजराइल को धमकी। ये होर्मुज कभी भी अपनी पुरानी हालत में नहीं लौटेगा, ये चिंता का विषय है भारत के लिए भी। और उसमें होर्मुज अगर खोलेंगे तो होर्मुज से ही वसूलेंगे वो अपने पुनर्निर्माण का पैसा, वही शर्त है। आगे चलिए, आगे चलिए। ये प्रेस टीवी ने भी लिखा है जो IRGC के हवाले से। IRGC नेवी ने कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विल नेवर रिटर्न टू प्रीवियस स्टेटस स्पेशली फॉर US एंड इजराइल। पहले जैसे हालात में कभी नहीं लौटेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लौटेगा। आगे चलिए, अगला लाइए, बयान लाइए। By the United States or Israel
could severely disrupt global energy flows and international trade. He said the unified command of the resistance front views the Bab el-Mandab Strait as equally strategic as the Strait of Hormuz. He added that while the U.S. has learned certain lessons from Iran's history, it has yet to understand the geography of power. ये जो था ये ऑडियो तो पीछे से डाला हुआ था। ये ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर बेलायती हैं। अली अकबर बेलायती का स्टेटमेंट बताया था कि अगर अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो ईरान वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों को बाधित कर देगा। यह खतरा सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री चौक पॉइंट्स पर भी हम टारगेट करेंगे। विलायती ने कहा कि एक संकेत से ही, सिर्फ एक इशारे से वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह दोनों को बाधित कर सकते हैं हम। ये विलायती की तरफ से आया है, इनके 48 घंटे की धमकी के बाद रिएक्शन। आगे चलिए अगला, ये देखिए, द स्पोक्स पर्सन ऑफ द खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, ये जो रोज आता है वहां से ऑफिशियल बयान, वो क्या बयान है? द डिसग्रेस ऑफ द embattled US president and the defeated American military will not be repaired by rhetoric, media warfare and psychological operations। ये उसी ट्रंप के पागलपन और उल जलूल बयान पर है कि जो हार है अमेरिकी राष्ट्रपति की और अमेरिकी मिलिट्री की, उसको मीडिया वॉरफेयर, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, गाली गलौज, इस सब से आप नहीं रिपेयर कर पाएंगे। आगे चलिए, सुनवा भी दीजिए जरा जो स्टेटमेंट है, प्ले करिए। به دنبال تلاش‌های مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا به منظور عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود، تعدادی از هواگردهای دشمن در بامداد 16 فروردین 1405 وارد کشور عزیزمان ایران شدند. با یاری و نصرت الهی، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح، با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، سامانه‌های نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزاییکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل 2 فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند. پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط شده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند. رئیس جمهور نادان و گرفتار در باطلاق جنگ و تجاوزی که آغازگر آن بود و ژنرال‌های بی‌هنر و بزدل ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا به خوبی دریافتند که هر گونه تجاوز و عملیات زمینی و نفوذ در هر نقطه از ایران سربلند و دشمن شکن با قدرت جنود الهی و مشت پولادین رزمندگان در نیروهای مسلح، بسیج قهرمان و ملت شجاع و دلاور این مرز و بوم با شکست قاطع و مفتضحانه روبرو خواهد شد. بی‌آبرویی رئیس جمهور گرفتار و ارتش شکست خورده آمریکا با لفاظی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی قابل ترمیم نخواهد بود. شکی نیست که همه این پیروزی‌ها و دستاوردهای पूरा डिटेल में पूरा जितना अमेरिका ने, ट्रंप ने बोला था, पूरी कुंडली ये खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जितना महिमा मंडित किया जा रहा है, जिस कदर महिमा मंडित किया जा रहा है कल के रेस्क्यू ऑपरेशन को, कि ईरान नहीं खोज पाया, वो ढूंढ के लेके चलेगा, और भारत में तो अमेरिका से ज्यादा, मतलब ट्रंप से ज्यादा भारत में महिमा मंडन चल रहा है। एक एक पोर्टल पर 5-5 खबरें लगी हुई हैं। वो लादेन को मारने वाले ऐसे उठा ले गए, वैसे उठा ले गए। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड की एक जानकारी देता हूँ, 30 सेकंड की, जो ये F-15, ये देखिए, ये आधा पेज है, आधा पेज। ये नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का आधा पेज से भी ज्यादा उसने पूरा दिया। एक पिस्तौल, पहाड़ और 36 घंटे, फिर हुआ रेस्क्यू। आधा पेज। एक आदमी को जिसका बड़ा प्लेन गिर गया, उससे रेस्क्यू करने पे, प्लेन गिरने की खबर कोई महत्वपूर्ण नहीं। उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोग मारे गए,
2 चॉपर मारे गए, 2 130 मारे डाउन हो गए, वो कोई जिक्र नहीं। ये हालात है इस देश की मीडिया की। नहीं, इसमें केवल एक ब्लॉक खबर में और लगा देना चाहिए था, F-59 ईगल। कभी भी इस पर कोई दुर्घटना हो या इसको हिट किया जाए किसी से, इसमें जो इजेक्ट करने का सिस्टम होता है, जैसे ही पायलट इजेक्ट होता है, पायलट इजेक्ट हुआ इससे, या पायलट के साथ जो बैठा हुआ है वेपन सिस्टम ऑफिसर, वो दोनों इजेक्ट हुए, उसमें तुरंत ऑटो इजेक्शन इजेक्ट कर जाते हैं। वो इजेक्ट करते ही CSEL एक सिस्टम है, ये बोइंग द्वारा बनाया गया CSEL पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये CSEL एक सैन्य डिवाइस है, ये पायलट के वेस्ट से जुड़ी होती है। पायलट या उसके साथ जो 2 क्रू होता है, उनके वेस्ट से जुड़ा होता है। उनके वेस्ट पर जब वो फ्लाइट उड़ाते हैं तभी लगा दिया जाता है, वहां वेस्ट से जुड़ा होता है। इजेक्शन के बाद ये एक्टिव रहता है जो है, और ये रेडियो पर बात नहीं करता। लोग मतलब नॉर्मली कहते हैं, जिनको जानकारी वो भी कहते हैं कि रेडियो पर बात करता, नहीं, रेडियो पर भी नहीं। ये इनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल भेजता है, जिसमें लोकेशन, स्टेटस और खतरे की जानकारी ये देता है। लोकेशन, स्टेटस और खतरे की जानकारी। इसमें खास बात यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी, जो इसमें फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से इसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। ये ट्रैक नहीं हो पाता है, जहां भी है उस देश के लोग अगर ट्रैक करना चाहे फ्रीक्वेंसी तो ये नहीं, इसीलिए इनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल भेजता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी भी नहीं भेजता। तो ये जो है ट्रैक करना मुश्किल होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सैन्य सैटेलाइट से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को रियल टाइम डेटा मिलता है। जो रेस्क्यू टीम होती है उसको रियल टाइम डेटा मिलता है। पायलट बिना आवाज किए भी, मतलब बोलने की जरूरत नहीं होती है, बिना आवाज किए भी रेस्क्यू टीम से लगातार जुड़ा होता है। रेस्क्यू के समय जैसे ही बचाव की टीम पास आती है, ये डिवाइस अपना मोड चेंज कर लेता है, और मोड चेंज जब करता है तो हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट जो भी आते हैं रेस्क्यू में, सटीक लोकेशन उसकी पकड़ लेते हैं। जैसे ही पास आते हैं और सटीक लोकेशन उसको देता है। पायलट दुश्मन के इलाके में होता है, लेकिन जैसे कल कह रहा था, ट्रंप की कमांडर इन चीफ एक्टिव था, सक्रिय था, जुड़ा था, वो पायलट अकेला नहीं होता है। और जहां पर ये दुर्घटना हुई थी, ये जहां पर गिरा था WSO वेपन सिस्टम ऑफिसर, वो ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला है। जाग्रोस पर्वतमाला पर 7000 फीट ऊपर था, किसी रिहायशी एरिया में नहीं था। 7000 फीट ऊपर गिरा था, 2 पहाड़ के 2 जो है दरारों के बीच वहीं पर छिपा रहा। वहां पर रिहायश नहीं थी, वहां पर ये जो वहां के कबायली थे, जनजाति थे, वो बंदूक लेकर के दाएं बाएं खोज रहे थे। लेकिन जो खोज रहे थे वो 15,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया, 15,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया, बहुत मतलब बड़े राज्य के बराबर। उस एरिया में आप बंदूक लेके पहाड़ों में कहां खोजोगे? जो रेस्क्यू करने आए, वो रेस्क्यू करने वाले के पास एग्जैक्ट लोकेशन है कि इस पहाड़ में यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ से उठाना है, फिर भी मरे। आपकी बात सुनने के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि जैसा ही वो जमीन पे लैंड हुआ, उसका लोकेशन अमेरिकन ट्रैकर्स के पास था, एग्जैक्ट लोकेशन। उसमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, बस अब एक ऑपरेशन करके जाके उसको उठा के लाना था। सवाल ये है कि 36 घंटे क्यों लगे, जबकि आप उस बॉर्डर एरिया में हो, इराक वाले ज्यादा मतलब इंटीरियर ऑफ द ईरान नहीं हो, मतलब जो एरिया जो पहाड़ों का बता रहा था, मुझे लगता है वो इराक के पास ही था। आप इराक से ही आपके बेस से जाके, इराक से आपके बेस से जाके आपको एग्जैक्ट लोकेशन से उठाना पड़ता। लेकिन ये 36 घंटे इसलिए लगे क्योंकि उनको मालूम था कि उस एरिया में आपको रिटेलिएशन होगा। एक पुराना एयरपोर्ट का हुआ बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए 36 घंटे लगे। उसी समय जो हेलीकॉप्टर आए थे ब्लैक हॉक, उन पे जो फायरिंग शुरू की उन्होंने, वो जोरदार फायरिंग कर रहे थे, वो चले गए। और जब 36 घंटे के बाद में जब आप आगे रिस्क्यू करने पूरे ताकत के साथ, उसमें भी आपने 2 प्लेन और 2 चॉपर खोए,
और 5 हाँ। लोग मरे हैं उसमें। हम्म। और सुनिए भाऊ, ये भी ऑपरेशन कैसे हुआ? ये ऑपरेशन ऐसे नहीं हो पाता। सीआईए इनकी खुफिया एजेंसियां, भारत वही से सीख के आया है। अब मैं आगे बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि कौन किसका एजेंट है, सुनने में तो बहुत सब चीजें आती हैं। सीआईए का सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट है कहीं भी किसी ऑपरेशन में, वो भ्रम फैलाना होता है। वो भ्रम फैलाते हैं। एक भ्रम, ये वेस्टर्न मीडिया की खबर है, सीआईए ने जब ऑपरेशन हुआ उसके 10 घंटे पहले, करीब 12 घंटे पहले, एक खबर फैलाई कि हमने उठा लिया है अपने जो है कर्नल को, और हम बाई रोड उसको लेके जा रहे हैं ईरान से। जब बाई रोड लेके जा रहे हैं तो पूरी आईआरजीसी शिफ्ट हो गई कि अरे बाई रोड लेके जाओगे तुम ईरान से, अब हम तुमको देखते हैं। बस पूरी आईआरजीसी जितने रोड ईरान से बाहर निकल रहे थे उन वो रोड के ब्लॉक तरफ में, हो गए। और इन्होंने चुपचाप जाके वहां से दूसरी यहाँ जगह से उठा ऑपरेशन लिया। किया। हाँ उसके बावजूद भी 2 चॉपर और 2 प्लेन खोए, 5 लोग खोए। हाँ बताइए, ये है। अब कहते रहे कि हम नहीं कहते कि आप छापो मत, लेकिन ये छाप दो कि कैसे होता है ये कैसे रेस्क्यू किया जाता है, फाइटर पायलट का लोकेशन कैसे होता है। ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा महिमा मंडन हो रहा है कि जैसे बेचारे एक एक जगह पर जो है पूरा हटा करके, भूसा हटा करके निकाले कि कहाँ दबा हुआ है। अरे हाँ हाँ एग्जैक्ट पता होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है। बस बिल्कुल एक प्रॉब्लम आती है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसकी वजह से 36 घंटा लगा, जो अभिभावक ने कहा कि ये जो रेस्क्यू विमान होते हैं इनको बहुत नीचे उड़ना पड़ता है, और नीचे उड़ रहे थे तो ईरान में पुलिस वाले भी उस पर फायरिंग कर रहे थे, तो वो फिर उनको भागना पड़ रहा था। नीचे आते थे भागना पड़ रहा था, नीचे आते थे भागना पड़ रहा था। उनको पता था यहीं से उठाना है, लेकिन उनको भागना पड़ रहा था बार बार। इस वजह से इस रेस्क्यू में टाइम लगा है। उस रेस्क्यू में और इस हालात में चर्चा करते करते वक्त बहुत हो गया। फिर से 40 मिनट हर शो के बाद, हाँ हर शो के बाद 4 गालियां मिलती हैं कि बहुत लंबा कार्यक्रम बनाते हो, लेकिन क्या करें। लोग कहते होंगे हमको रेस्क्यू कर दो। हाँ नहीं, लेकिन कुछ क्या इंफॉर्मेशन करें होती है जो वाकई वो हम जानबूझ के नहीं। देखिए, बोलने में भी एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं कि हाँ हम आशीष और हम थकते नहीं, बहुत थकते हैं। आशीष तो मुझसे भी ज्यादा, मतलब जितना मैं काम करता हूँ उससे डबल काम आशीष करते हैं, तो वो ज्यादा उनके ऊपर लोड है। हालांकि मेरे से उम्र में कम है, 10 साल से छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो ज्यादा बोलने का मतलब हमको भी ज्यादा एनर्जी देनी होती है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन होती है जो कोई नहीं दे पा रहा है, प्रयास होता है कि आप जिस प्यार से हमको देखते हो, जिस प्यार से आप बने रहते हो हमारे साथ, तो आपको कोई चीज खबर छूटे नहीं। इसलिए छोटे छोटे डिटेलिंग भी है, वो सब इकट्ठा करके आपके सामने परोसने का प्रयास करते हैं, इसलिए ज्यादा होता है। नहीं तो 30 मिनट में, 20 मिनट में तो हम भी खुश हो जाते हैं, चलो 20 मिनट में हो गया, थोड़ी चाय पी ले, थोड़ा सांस ले ले, क्योंकि इसके बाद धनाधन रिकॉर्डिंग बैक टू बैक तो चलता ही रहता है। तो आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ आपको ही तकलीफ होती है, तकलीफ हमको भी होती है। लेकिन यदि आप, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो लगता है कि नहीं, हम रख के क्या करेंगे। जितना दर्शकों के पास जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फिर न्यूज लॉन्चर का नाम ही तो सच्चाई सामने लाना है, और वही लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इजाजत दीजिए भी हम दोनों लोग को। फिर अभी हम आ रहे हैं, बस भाव के साथ तुरंत आ रहे हैं। इजराइल से कुछ खबरें हैं जरूरी, वो लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।